हेलो गुड डे गाइस, जीटीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करेंगे शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से करेंगे। नाउन, व्हाट इज नाउन। आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट क्लास से ही, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही, कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात है, नेम इज नाउन। किसी का नाम है वही संज्ञा है। जिस स्टूडेंट को नाउन के बारे में पता है, अगर हम किसी सेंटेंस को क्लियर करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो सबसे पहले नाउन को समझना आवश्यक होता है, सब्जेक्ट को समझना आवश्यक होता है। अगर हमने नाउन को समझ लिया तो हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर कभी गलतियां नहीं होंगी। आज हम बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से करेंगे नाउन। आप ये बर्डन मान के ना चलें कि हम किसी कंपटीशन की तैयारी अब कर रहे हैं। लगभग स्टूडेंट क्या मानते हैं, कंपटीशन को लेकर उनके माइंड के अंदर एक बर्डन रहता है। लेकिन कंपटीशन में आती क्या है, बेसिक बातें आती है, बिल्कुल सिंपल। कंपटीशन के अंदर हाईली नहीं, वही बातें जो हमने पीछे स्किप कर दी है, पीछे की क्लासेज में, छोटी क्लासेज में हमने स्किप की है, हम बताते भी रहेंगे साथ साथ। तो आज हम पहला टॉपिक कर रहे हैं नाउन। व्हाट इज नाउन। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, नेम इज नाउन। चाहे वो किसी का नाम हो, उसमें कोई वस्तु भी है, कोई स्थान है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी बीमारी का नाम है, किसी गेम का नाम है, ये सब के सब क्या होंगे, नाम। अब समझ लेते हैं इसके पार्ट कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम देखेंगे। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउन मीन संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एंड सेम इज देयर, नेम इज नाउन। वो किसी का भी हो सकता है। इसके पार्ट अगर हम देखें, इसमें 2 पार्ट आते हैं। नंबर 1 काउंटेबल एंड सेकंड इज दैट अनकाउंटेबल। कुछ एक नाम वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी के अकॉर्डिंग पूरी जो एक्सरसाइज होती है, सिंटैक्स की मानो आप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज मानिए, नाउन की मानिए, प्रोनाउन की मानिए, उसमें हमने सब्जेक्ट को ही समझना होता है। सारा जो फोकस है, जितने सारे रूल है, चाहे वो 90 हो, 100 हो, 200 हो, सभी का फोकस ये रहता है कि हमारे सब्जेक्ट समझ में आए। सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या कह रहा है, वो सिंगुलर की बात कर रहा है या प्लूरल की बात कर रहा है। तो इसमें 2 टाइप होते हैं मुख्य रूप से, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में वो आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिन्हें गिना जा सके, हो गए काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। अब इसके पार्ट देख लेते हैं। अनकाउंटेबल के अंदर, काउंटेबल के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो आते हैं। तो काउंटेबल में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रॉपर नाउन, सेकंड इज दैट कॉमन नाउन, एंड थर्ड इज दैट कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में अगर हम देखें तो इसमें हमारे आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मटेरियल नाउन। और इसमें हमारे हो गए प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और कलेक्टिव नाउन हो गया। जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सबसे पहले प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स किसी का नाम, कोई वस्तु प्रॉपर हो, कोई व्यक्ति प्रॉपर हो, किसी का भी जो नाम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे राम है, रोहित है, सुनील है, ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होता है, हिंदी में इसे कहते हैं जातिवाचक, जो कि जाति का सूचक है। इसमें किसी का नाम नहीं होता। बिना नाम के जितने सारे वर्ड है वो किस में आते हैं,
कॉमन नाउन के अंदर आते हैं, उसमें सभी को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि मान लो आप मैन, तो ये वर्ड सभी के लिए प्रयोग होगा। वुड है, या हम कह सकते हैं रिच, तो रिच मीन सभी अमीर लोग, सभी गरीब लोग, ये कॉमन नाउन सभी के लिए जिनका प्रयोग हो, जैसे वुड है। अब ये पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, जिसमें किसी का नाम ना हो, केवल उस पूरे के पूरे वर्ग को संबोधन किया जाता है, वो क्या होता है? कॉमन नाउन। और कलेक्टिव, ये समूहवाचक हो गए, इनको हम अलग अलग भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। और मटेरियल नाउन हो गया, द्रव्यवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट हो गया भाववाचक। इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे? भाववाचक। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल में कौन से आते हैं, काउंटेबल में कौन से आते हैं। जब हमें ये पता होगा कि काउंटेबल में ये होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, वर्ब्स लगाएंगे। अनकाउंटेबल में ये लगता है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। देन हम इसके बाद में देखेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, सबसे पहले हमने लिया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको व्यक्तिवाचक भी कहते हैं। तो प्रॉपर मैन किसी का नाम हो सकता है, जैसे मान लो हमने लिखा सुनील है, रोहित है, किसी डे का नाम हो गया मंडे है, मंथ का नाम हो गया जून है, और किसी बुक का नाम हो गया जैसे कि ट्रेवल्स है, गुलिवर ट्रेवल्स है। स्थान का नाम हो गया दिल्ली है। यानी किसी को नाम से अगर संबोधन किया जाए तो उसको कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। अब हमने फाइंड क्या करना है? ही वेंट टू दिल्ली, ये मान लो। तो इसमें हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज वेयर इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहां पर है? प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? दिल्ली। आई न्यू अबाउट इंग्लिश, लैंग्वेज का नाम आ गया। इसमें क्या फाइंड करेंगे? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? नाउन। सेंटेंस में हमें ये बताना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि इसमें ये कौन सा नाउन है। ये तो नहीं कहा जाता कि इसमें प्रॉपर नाउन को आप फाइंड कीजिए, ये पूछा जाता है कि इसमें कौन से प्रकार का नाउन है, और उसमें 4 विकल्प दिए होते हैं कि ये है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कौन सा है। तो हम फाइंड कर लेंगे सिंपली वे कि इट इज द प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद में बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन के बाद में कॉमन नाउन की, जिसको हम कहते हैं जातिवाचक, जिसमें किसी का नाम नहीं आता। जैसे वुड इज बेस्ट फॉर फर्नीचर। अब ना वुड किसी का नाम है, ना फर्नीचर किसी का नाम है, दोनों को दोनों कौन से हो गए? कॉमन नाउन। आई या मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, व्यक्ति है वो नश्वर होता है। तो ये सभी मैन की बात है, जिसमें सभी वुड का, सभी मैन का, सभी रिचीज का, सभी काउज का। हमने यहाँ काउ लिखा, काउ इज यूजफुल एनिमल। इसमें जो काउ है वो क्या है? सभी काउ को रिप्रेजेंट करता है। कि मान लो यहाँ डॉग है, तो डॉग मीन्स ये सभी डॉग को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जितने सारे वर्ड जो पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ये पूरी की पूरी जाति है, किसी एक के लिए यूज नहीं होता है, सभी के लिए यूज होता है। दैट इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि कलेक्टिव मीन्स समूह है, समूहवाचक। जैसे कि मान लो टीम है, आर्मी है,
पुलिस है, जितने भी सारे ग्रुप है वो किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। जूरी, ये सभी वर्ड किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन में। अब कलेक्टिव में ये देखना होता है आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो पार्ट आएगा उसमें हम बताएंगे आपको। इसमें हमें ये पता करना होता है अगर टीम है वो अगर मिलके एक काम को करती है तो उसको क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। और अगर किसी भी ग्रुप के टीम के सदस्य अलग अलग काम करते हैं तब उनको क्या माना जाएगा? वो प्लूरल के अंदर आएगा, सिंगुलर के अंदर नहीं आएगा। इकट्ठी टीम अगर काम करे तो वो सिंगुलर में आती है, लेकिन उसके सदस्य जब काम करेंगे तो वो किस में आएगी? प्लूरल में आएगी। ये हमने ध्यान रखना है। अभी हम जान रहे हैं केवल पार्ट ऑफ द नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद में हम बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, जिसके अंदर की पहला पार्ट आएगा अपना मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल कोई भी हो जिसको द्रव्यवाचक कहते हैं वो सभी किस में आएंगे? अनकाउंटेबल में आएंगे। जैसे कि मान लो गोल्ड है, अब हम ये काउंट नहीं करते कि एक गोल्ड है, दो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो ये सभी किस में आएंगे? मैटेरियल नाउन के अंडर आते हैं। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे गोल्ड इज द प्रीशियस मेटल, ये सबसे कीमती मेटल होता है गोल्ड। अब यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे, ए एन का प्रयोग इनसे पहले नहीं होता है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो नाउन है ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, तो हम क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जो चीज़ अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते, उससे पहले हम ए एन का यूज कभी नहीं करते, क्योंकि ए एन का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल के लिए नहीं होता है। देन हम बात करते हैं इसके बाद मैटेरियल नाउन के बाद आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारी जो इमोशंस है वो रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि गुडनेस है, अब ये भी काउंट नहीं होती। गुडनेस हो गई किसी की, रियलिटी है, तो ये क्या है? भाव। अगर हिंदी में भी हमने ये पता करना हो या इंग्लिश में कोई वर्ड है उसे ये देखना हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो हम क्या करेंगे? उसको एक सेंटेंस के अंदर फिट करेंगे। जैसे उसमें है, उसमें है क्या है? अगर गुड है तो उसका क्या बनेगा? गुडनेस बनेगा। उसमें अच्छाई है। उसमें क्या है? बुरा एक नाउन है तो क्या होगी? बुराई होगी। इस प्रकार कंपटीशन के अंदर ये भी आता है कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कौन सी होती है। एक वर्ड दिया होगा और ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पूछा होगा कि इसके ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कौन सी है, इसको हम भाववाचक कैसे बनाते हैं, ये चीज़ दी होगी। नॉट ऑन इट। अब इसके बाद देखेंगे हम नाउन एंड नंबर के बारे में। ये नाउन का चैप्टर था। सिंपली इट्स वेरी सिंपल, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, और आपने जो क्लासेज है जो आप स्किप करके आए उसमें आपने पढ़ा भी है नाउन के बारे में, लेकिन कभी आपने रिवीजन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। नाउन प्रोनाउन हमारे सेकंड स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं, लेकिन स्किप कर और बिना रिवीजन के जब हम तैयारी करते हैं तो ऐसा ही होता है। अब है नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। अब नंबर में कौन सा आएगा? नंबर में आएगा संख्या उनकी कितनी है, सिंगुलर एंड प्लूरल। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कंपटीशन, नाउन एंड नंबर। इसमें हम देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नाउन को हमने ये जज करना है कि ये सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है। ये अगर हम जज कर पाते हैं तभी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो कर पाएंगे। तो नाउन एंड नंबर में सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हो गया अपना, टू पार्ट होते हैं। नंबर वन इज सिंगुलर and the second is plural, एकवचन और बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल में हमने
इसमें भी वही होगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। जैसे देखिए इसमें काउंटेबल भी आएंगे और इसमें अनकाउंटेबल भी आएंगे। सिंपल सी बात है कि जो काउंटेबल होगा उसी से पहले हम ए एन का यूज करते हैं, तब वो किस में आता है, सिंगुलर पार्ट में आता है। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो वो किसके अंदर आएगा, अनकाउंट में। काउंट में जैसे पेन है हम काउंट कर सकते हैं, बॉय है हम काउंट कर सकते हैं, टेबल है हम काउंट कर सकते हैं। तो इनसे पहले जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इससे पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ए एन का यूज सही होगा। अब है अनकाउंटेबल, जैसे कि हमने पढ़ा था गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, ये अनकाउंटेबल है। मिल्क है, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल। लेकिन ये किस में आएंगे, सिंगुलर में। अब आप पूछोगे सिंगुलर में कैसे आएंगे, इनके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो गोल्ड इज होगा, गोल्ड आर नहीं होगा। इसीलिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि सिंगुलर में कौन सा आता है, प्लूरल में कौन सा आता है। वाटर के साथ हम आर नहीं लगा सकते, मिल्क के साथ हम आर नहीं लगा सकते, मिल्क के साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्लूरल की। प्लूरल जिसके अंदर संख्या 2 से अधिक हो, काउंटेबल है वही प्लूरल होते हैं। जो चीज़ें काउंटेबल होती है वही तो प्लूरल होगी। जैसे हमने लिखा पेन, तो पेन को हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, पेन्स। अनकाउंटेबल को नहीं बना सकते हम। गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कहेंगे, सिल्वर को सिल्वर्स नहीं कहेंगे, वाटर को वाटर्स नहीं कहेंगे। जो चीज़ें काउंटेबल है वही क्या होगी, प्लूरल होगी। तो इसमें पेन हो गया, टेबल है, टेबल का हम बना सकते हैं टेबल्स। नोट्स के अंदर साथ में हम वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड देंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। इनका पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएं, आपको पता भी है। लेकिन जो कॉम्पिटिशनल वर्ड है वो हम अपनी पीडीएफ में साथ देंगे, जो वर्ड एग्जाम में आते हैं। एक्सपेक्टेड जो वर्ड है वो सारे के सारे हम साथ में देंगे, क्योंकि कुछ है वो मान लो एस लगाने से चेंज हो जाते हैं केवल। कईयों में हम IES लगाते हैं, CALF, इसको हम चेंज करेंगे तो इसके अलग नियम हैं। काबज और जैसे वॉल्व है, वॉल्वज, तो ये चीज़ें हमने लर्न करनी होती है कि इसको चेंज कैसे करेंगे। लास्ट में Y लगाओ, लास्ट में CE लगाओ, लास्ट में F लगाओ, तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे, ये सारे रूल है वो हमें पढ़ने होते हैं। जैसे कि मान लो बेबी है, Y आ गया लास्ट में, अगर हम इसको चेंज करेंगे बेबीज, IES चेंज होगा इसमें। माउस को माइस, कुछ वर्ड जैसे मैन है, इसमें वाउल चेंज होगा। मैन को जब हम प्लूरल बनाएंगे क्या लिखेंगे, मैन। वुमेन, दैट इज वुमन, यहां भी वाउल चेंज है। तो इस प्रकार हम सभी इंपॉर्टेंट वर्ड को पढ़ेंगे जिसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, सेंस जिसमें चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं। इसके बाद में देन हम कुछ वर्ड और देख लेते हैं, जैसे कि वो वाउल बदल कर बनते हैं। हमने देखा था मैन वीमेन हो गया, फुट है, इसका क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जितने सारे कॉम्पिटिशनल वर्ड है वो हम पीडीएफ में साथ देंगे और उनको आप कर सकते हो, क्योंकि लिखना सभी वर्ड को पॉसिबल नहीं होता है। ये करीबन 100 से 200 वर्ड हो जाते हैं, तो वो आप लिखित के अंदर यहाँ केवल समझाते हैं कि इस वर्ड को ऐसे चेंज किया जाता है, इसका लॉजिक ये होता है। बाकी जो मटेरियल होता है, जैसे वर्ब्स का इंपॉर्टेंट वर्ब्स कौन सी है, इंपॉर्टेंट जो नाउन है वो कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं, उनको कैसे चेंज किया जाता है, हम यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि कैसे चेंज किया जाता है। लेकिन जो चेंज किए हुए हैं कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए वो हम पीडीएफ में साथ में देंगे। तो नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर एंड प्लूरल लर्न करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। हम इनको ऐसे लिखेंगे, वैसे अगर लिखे अलग अलग जब हम याद करते हैं, जैसे कि बुक्स में दिया होता है, एक लाइन में लिख दिया कि ये सिंगुलर होगी ये चीज़ें,
दूसरे में लिख दिया ये प्लूरल होगा, तीसरे में फिर लिख दिया ये सिंगुलर होगा, तो ये सीक्वेंस हमारे माइंड के अंदर वो स्टोर नहीं हो पाती है। हम उनको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, जितने सारे वर्ड सिंगुलर में आएंगे वो हम एक तरफ लिखेंगे, जितने सारे वर्ड प्लूरल में जो आएंगे वो हम इस तरफ लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, पेन है, कोई भी वर्ड जो क्या है काउंटेबल है, तो काउंटेबल चीज़ है वो किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। अगर प्लूरल में आती है तो उन्हें हम एस है वो ऐड करेंगे। जैसे मान लो पेन है तो उनका क्या लिखा होगा, पेन्स लिखा होगा। इस प्रकार काउंटेबल से हम क्या बनाते हैं, काउंटेबल सिंगुलर से बनेगा प्लूरल। कुछ वर्ड जैसे एडवाइस है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये किस में आएगा, ये सिंगुलर के अंदर आएगा। अब एडवाइस चाहे एक हो या 10 हो उसको हम एडवाइस ही बोलेंगे। जैसे मान लो फर्नीचर है, अब फर्नीचर एक हो या 10 हो ये किस में आएगा, फर्नीचर में आएगा। ऐसे ही क्या है अपना न्यूज है, न्यूज एक हो या 10 हो वो किस में, एज ए सिंगुलर ही आएगा, न्यूज इज नॉट न्यूज आर। इसी तरह मान लो किसी बीमारी का नाम है, जितने भी नाम है देखने में ऐसे लगते हैं, जो दिखने में हमें लगे प्लूरल, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। अब इनके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन ये प्लूरल नहीं होते, ये किस में आएंगे, मैथमेटिक्स इज, इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में वो प्रयोग होगी। लेकिन ये प्लूरल कब होते हैं, जब इनके साथ कोई भी पजेसिव लग जाता है। जैसे माई मैथमेटिक्स, तो यहां आर आएगा, इज नहीं आएगा, यहां पर ये प्लूरल हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। जब इनके साथ कोई भी पजेसिव आ जाता है, माई हो, हिज हो, हर हो, वो भी हम बताएंगे पजेसिव कौन कौन से वर्ड होते हैं प्रोनाउन वाले चैप्टर के अंदर। जब पजेसिव इनके साथ आता है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। अदरवाइज बिना पजेसिव के अगर सिंपल यूज होता है इनका तो पॉलिटिक्स इज आएगा, पॉलिटिक्स आर नहीं आएगा, पॉलिटिक्स इज का यूज करेंगे हम, आर का यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार मान लो खेलों के नाम है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ये सब भी किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। कोई भी समूह है, किसी समूह का नाम जैसे जूरी, कमेटी। अब कमेटी जो वर्ड है ये स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो स्पेलिंग टेस्ट आता है कंपटीशन के अंदर, उसमें जितने सारे वर्ड जिसमें मान लो डबल वाउल है, डबल कॉन्सोनेंट है, जैसे कॉफी वर्ड है, कॉमेटी वर्ड है, ये सब के सब स्पेलिंग टेस्ट के अंदर आते हैं। इनको हमने लिख कर याद करना होता है कि इनकी स्पेलिंग ये होती है। तो जूरी है, कमेटी है, टीम है, या कोई भी यानी ग्रुप, वो किस में आएगा, सिंगुलर में। सिंगुलर में कब आता है, जब पूरा ग्रुप है वो मिलके काम करता है। जैसे टीम वॉन द मैच, टीम ने मैच जीता। अब पूरी टीम ने मिलके काम किया, पूरी टीम जब मिलकर काम करती है तो वो किस में होगी, सिंगुलर में होगी। लेकिन इसी के सदस्य अगर काम करते हैं, मान लो टीम के सदस्य अगर कोई काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं तो वो किस में आएगा, प्लूरल में। कैसे आएगा, जैसे प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टीम। टीम मेंबर के कोई काम करते हैं, जैसे मान लो प्राइज देना है, या कमिटी डिवाइडेड, कमिटी है तो कमिटी के साथ यहां वर लगेगा, कमिटी वर डिवाइडेड ऑन ए माइनर पॉइंट। एक माइनर पॉइंट के ऊपर कमिटी है वो
बंट गए। तो जब सदस्य बंट जाते हैं वहाँ पर वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब वही कमेटी इशूड देयर रिपोर्ट, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, कमेटी ने मिलकर एक काम किया, तो वो कमेटी क्या होगी? सिंगुलर होगी। हमने सब्जेक्ट को पूरे तरीके से समझना है कि इसकी जो सेंस है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, नहीं कि नाम को देकर केवल आप रट्टा लगाएंगे कि ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। इनका हमने यूज देखना है कि टीम मिलकर काम करेगी तो वो सिंगुलर होगी, और उसके सदस्य जब काम करेंगे तो वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। इनके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको पीडीएफ के अंदर दे दिए जाएंगे, जो एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सिंगुलर और प्लूरल का है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्लूरल के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। कौन कौन सी होगी? पहले हम समझ लेते हैं कि इनका महत्व क्या है। सिंगुलर के अंदर अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे इज का यूज कर सकते हैं हम, वॉज का कर सकते हैं, हैज का कर सकते हैं। लेकिन प्लूरल अगर होगा तो उसमें हम इजेमार में से क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। वॉज वर्ब में से वर, हैज में से हैव। इस प्रकार हम इन शब्दों का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हमने ध्यान रखना है। इनके साथ ये अगर नॉट लगाना हो सिंगुलर में तो हम यूज करते हैं डज नॉट। प्लूरल में अगर हम यूज करेंगे तो डू नॉट। उन सभी रूल करने का रिजल्ट हमारा यही रहेगा कि हम ये फाइंड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल के बाद इनसे पूर्व, जैसे हमने वर्ड लिखा था पॉलिटिक्स, एज ए सब्जेक्ट के रूप में अगर हम बात करेंगे तो ये किस में आएगा? सिंगुलर में। लेकिन अगर इससे पहले हमने पजेसिव लगा दिया तो किस में था? आर। तब हम इसका यूज करेंगे प्लूरल के अंदर। उसी प्रकार किसी अगर मान लो बुक का नाम आता है, वो चाहे प्लूरल हो लेकिन उसको मानना ही सिंगुलर जाएगा। गुलिवर ट्रेवल्स, तो यहाँ हम इज लिखेंगे, आर है वो हमारा रॉन्ग होगा, इज राइट। देखने में लगता है प्लूरल है लेकिन हो गया क्या? सिंगुलर। तो पुस्तक का नाम है कोई भी, और देन हम देखते हैं एपोस्ट्रोफी। इसको हम डबल टिक करें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग है, आता इसी चैप्टर के अंदर है, लेकिन अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण और अलग है। एपोस्ट्रोफी मीन जो हम डैश लगा के एस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज। ये कहाँ प्रयोग होता है? इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी में मतलब होता है का के की। ये बताता है किसी भी चीज के ऊपर अधिकार, किसी चीज के ऊपर अधिकार किसका है। हमने ये पढ़ना है इस एक्सरसाइज में कि हम एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ करते हैं और काम नहीं करते हैं। जैसे रामस बुक, राम की पुस्तक, हितेश अस नोट्स, हितेश के नोट्स। जब लिविंग चीज की बात आती है, सजीव की जब बात आती है, तब हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन जब निर्जीव की बात आती है, नॉन लिविंग थिंग की बात आती है, तब हम किसका यूज करेंगे? एस का यूज नहीं होगा, वहां हम यूज करेंगे ऑफ का। जैसे कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहां लिख देता हूं मैं, सजीव के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे हमने बताया था रामस बुक्स, लेकिन निर्जीव के अंदर हम यूज करेंगे ऑफ का। जैसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे ब्रिक्स, ब्रिक्स वॉल, ईंटों की दीवार, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम ये लिख सकते हैं वॉल ऑफ, ईंटों की दीवार।
तो यहाँ हमारा जो एस का यूज है वो गलत हो जाएगा एपोस्ट्रोफी का, और ऑफ का यूज है उसको हम सही मानेंगे। जिस वर्ड में लास्ट में एंडिंग अगर ऐसे हो, पहले से वो प्लूरल हो, तब हमने क्या करना, उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अलग से एस है वो नहीं लगेगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम एस लगाते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो एंडिंग एस है, एंडिंग जो उनका साउंड होता है वो हिजिंग साउंड होता है। हिजिंग समझते हो, जिसके ऊपर प्रेस ज्यादा होता है, जैसे कि जीसस, यहां हम लगाते हैं जीसस, हिजिंग साउंड होगा, वहां पर हम एपोस्ट्रोफी लगा के और एस का यूज करेंगे। इस प्रकार हमने देखा एपोस्ट्रोफी का। इसके मुख्य जो कॉम्पिटिशनल एग्जाम्पल है वो हम साथ में देंगे। और एपोस्ट्रोफी के बाद में आ जाते हैं कि जब दो नाउन हो तो एपोस्ट्रोफी एक के साथ यूज होगा। टू नाउन, दो नाउन्स है मान लो, जैसे माई मदर्स एंड, सॉरी यहां से विजिबल नहीं है, माई मदर्स या एंड माई फादर्स, दोनों के साथ हमने रूम, दोनों के साथ हमने एपोस्ट्रोफी लगाया। दोनों के साथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम एक के साथ वो एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे माई मदर एंड फादर्स रूम, माई मदर एंड फादर्स रूम। दो नाउन एंड से जुड़े हो तो जो बाद वाला है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो आज हमने सीखा नाउन एंड नंबर, और देन हम जो करेंगे वो होगा केस ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कौन से हैं, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर है, प्लूरल है, एपोस्ट्रोफी का यूज है। एपोस्ट्रोफी का जो यूज रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं एंडिंग के अंदर। एंडिंग में जो वर्ड लिखा है आप ये इतना मान लेते हो कि एंड के अंदर एस है तो हमने केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जैसे हिजिंग साउंड वाला हमने बताया, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनके साथ हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज, करते भी है नहीं भी करते हैं। अब अपवाद होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मुश्किल क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ अपवाद होते हैं। जो एक्सेप्शन वर्ड है वो हमें याद करने होते हैं। जैसे मान लो इंडियाज पीपल, इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया। मूनस लाइट, यहां हमने ऐसा लगा दिया। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, भले ही वो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो वो कॉम्पिटिशनल जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे हम पीडीएफ के अंदर शेयर कर देंगे। देन एपोस्ट्रोफी के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ नाउन जिनको प्लूरल बनाने से उनका अर्थ चेंज हो जाता है, उनका भी एक अलग से होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम अगर प्लूरल बनाते हैं तो उनका अर्थ है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने लिखा वुड, तो वुड का प्रयोग यहां पर हो गया लकड़ी, लेकिन अगर हमने लिख दिया वुड्स तो ये हो जाएगा जंगल। जैसे ही एयर, एयर हवा होता है, लेकिन अगर हमने लिखा एयर्स, प्लूरल बनाने की कोशिश की, तो यहां ये क्या हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। उसी तरह से काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जिनका अर्थ है वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार के वर्ड्स की पीडीएफ बना के हम साथ में दे देंगे जिनका अर्थ चेंज हो जाता है। ये वर्ड इसीलिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर गलती करे। सेम होते हैं, लेकिन जो वर्ड हमें लर्न है कि इनका अर्थ है वो चेंज हो गया, तो उसी अर्थ में हम इनका यूज करते हैं
और उनके साथ एस का प्रयोग या एपोस्ट्रोफी का यूज वो हम नहीं करेंगे। नाउन और प्रोनाउन का जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके सबसे पहले आप सिंपल रूल है वो याद कीजिए और देन उसकी एक्सरसाइज आप करेंगे। उसके बाद वो आप वर्ड याद करेंगे जिनके साथ हमेशा सिंगुलर होते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दोनों में यूज होते हैं। सिंगुलर फॉर्म में भी उनको यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में भी उनको यूज किया जाता है। स्पेशली उन वर्ड की लिस्ट आप अलग से बनाएंगे सिंगुलर और प्लूरल के बाद में। जैसे हमने आर्टिकल किए थे, आर्टिकल के अंदर हमने ये देखा कि डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, इंडेफिनेट कौन से हैं, इसके साथ हम ए एन का यूज करते हैं, इनके साथ यूज नहीं करते हैं। और देन लास्ट के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है और वही एग्जाम में दिया जाता है कि जहां आर्टिकल का यूज नहीं होता उन वर्ड को हम विशेष करके याद करना होता है। वो वही होते हैं जो काउंटेबल में नहीं आते, अनकाउंटेबल के अंदर नहीं आते या फिर दोनों के अंदर यूज हो जाते हैं। उसी प्रकार एपोस्ट्रोफी में हमने ये ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफी का यूज किन के साथ होता है और किन के साथ नहीं होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी अपने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो सभी हम पीडीएफ के साथ देने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। लर्निंग के अंदर क्या होता है कि ऐसे नहीं कि हम वीडियो को देखते जा रहे हैं, स्किप करके देखते जा रहे हैं। इंग्लिश में जब तक हम बेसिक से नहीं करेंगे, जब तक हम रूट वर्ड को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसमें ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है कि ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन को वो हल नहीं कर पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर के अंदर, कॉमन के अंदर जब तक आपको डिफरेंस करना नहीं आएगा तब तक आप उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो नहीं कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और उसकी पीडीएफ है वो भी आपके साथ में साथ शेयर करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अपना रहता है प्रोनाउन। सर्वनाम, इसके कितने काइंड होते हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। ये जो प्रोनाउन, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कितने प्रकार के हैं। यू, योर, यू एंड he, his, him, she, her, they, their, them, it और its। इसका कहते हैं ये नहीं माना जाता है। अब एक इनका रूप होता है पजेसिव रूप। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, yourself, himself, herself, themselves। इसका नहीं होता दिस वे एंड दिस वे। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। ये हमारे होते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि बात को सुनने वाला, ये बात को कहने वाले, ये सुनने वाले, एंड इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। नाउन को अगर समझना है तो हमें पर्सन को समझना होगा। ये जो केस होता है पहला, ये होगा अपना नॉमिनेटिव केस। या सब्जेक्टिव केस। हिंदी में देखें तो ये क्या हो गए, कर्तावाचक। ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में पहले प्रयुक्त होते हैं, बाद में प्रयुक्त नहीं होंगे। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये हमारे रहते हैं पजेसिव, अधिकार बोधक। इनका प्रयोग हमेशा पजेसिव के रूप में होगा। ये भी पजेसिव होते हैं और ये वाले भी पजेसिव होते हैं। ये भी अधिकार के बारे में बताते हैं। जैसे इनको भी मानते हैं और ये भी, माई का क्या हो गया, माइन, आवर्स, एस, योर्स, ये भी सारे किसमें आएंगे, हर्स,
हिज, देयर्स, ये सभी किस में आएंगे? ये भी आएंगे पजेसिव के अंदर। ये अधिकार बताएंगे कि ये वस्तु किसकी है, इनको हम क्या बोलेंगे? पजेसिव। देन आता है अपने लास्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इनका जो यूज है वो हम करते हैं लास्ट में करेंगे या वर्ब के बाद में करेंगे। जैसे कि he gave me a pencil। gave के बाद में हमने यूज किया है, शुरुआत में यहां नहीं लगाते, हिम नहीं लगा सकते, हिज नहीं लगा सकते, हर्ष नहीं लगा सकते, हिमसेल्फ नहीं लगा सकते। इसका जो प्रयोग है वो बाद में होगा ऑब्जेक्टिव केस का। ये जो पजेसिव होते हैं लास्ट वाले, सॉरी सब्जेक्ट के बाद में हम कर लेते हैं, हाँ पजेसिव हमने बता दिया, ये ऑब्जेक्टिव रूप हो गया। इनका प्रयोग नाउन के साथ होता है, जैसे माई कार, नाउन इनके साथ आएगा, अकेले का प्रयोग नहीं होता है। माई कार इज वेल। लेकिन माइन का जब हम यूज करेंगे तो माइन का यूज एक तो सब्जेक्टिव रूप में नहीं होगा, दूसरा माइन के साथ सब्जेक्ट के रूप में होता भी है तो माइन के साथ नाउन का यूज नहीं होगा, माइन कार नहीं होता। दिस कार इज माइन, इस प्रकार माइन का यूज होता है, क्योंकि माइन अपने आप में कंप्लीट है, माइन के साथ नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। माइन कार नहीं, दिस कार इज माइन। इसी तरह योर्स है, दिस बुक इज योर्स। ये नहीं कि योर बुक, योर्स बुक नहीं आएगा, योर्स होम नहीं आएगा, योर्स टेबल नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। इसी का मतलब होता है आपका, आपकी बुक। जैसे दिस पेन, दिस इज माई पेन, इज दैट योर्स, ये मेरा पेन है, क्या ये आपका है? तो यहां योर्स का मतलब होता है योर पेन। इसीलिए इन पजेसिव के साथ वो नाउन का यूज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई। ये जो सेल्फ है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। इनका यूज कब किया जाता है? जब हम सब्जेक्ट के ऊपर जोर देकर कोई बात कही जाती है तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, सेल्फ का यूज होता है। जैसे कि ही एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा होता है जब सब्जेक्ट किसी बात पर जोर देता है कि मैंने ये काम खुद किया है, आपने ये फाइल खुद कंप्लीट की है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि he has done his work himself, उसने खुद ये काम किया है। इसमें हमने ध्यान ये रखना होता है कि रिफ्लेक्सिव जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ ये नहीं लिख सकते हम कि यहाँ ही है और यहाँ हर सेल्फ है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। और कंपटीशन में यही दिया होता है सेंटेंस के अंदर कि यहाँ सब्जेक्ट कुछ और है और यहाँ रिफ्लेक्सिव कुछ और है। यहाँ अगर हमने दे लगाया है तो हमारा रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? देमसेल्व्स। यहाँ अगर हमने सी लगाया है तो हमारा रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? हर सेल्फ। इस प्रकार हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। और अकेले रिफ्लेक्सिव का कभी यूज नहीं होता। रिफ्लेक्सिव का जो यूज है कभी सब्जेक्ट के नाम पर नहीं होता है। जैसे कि ऐसे हम नहीं लिखेंगे कि हिमसेल्फ डन,
हिज वर्क। रिफ्लेक्सिव का जो यूज है वो हम सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं करते। योर सेल्फ कंप्लीटेड योर वर्क। योर सेल्फ का यूज है एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। रिफ्लेक्सिव में और इसके दो प्रयोग होते हैं, सेल्फ के, रिफ्लेक्सिव के दो यूज होते हैं। एक को बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ये सेम ही रहेगा। हिमसेल्फ का यूज ही रिफ्लेक्सिव में होता है। जैसे हमने वर्ड लिया हिमसेल्फ, और इसमें भी वर्ड यही होगा हिमसेल्फ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द हिमसेल्फ, दोनों के अंदर अंतर क्या है वो हमने समझना है, कैसे यूज करते हैं। हमने जब ये फाइंड करना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव यूज है या एम्फेटिक यूज है। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव हमने समझा, he has done his work himself। ये इसका यूज जो है हिमसेल्फ का वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव यूज हो गया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ही हिमसेल्फ he himself done his work, तो जब हम हिमसेल्फ का यूज सब्जेक्ट के बिल्कुल पास करते हैं, बिल्कुल साथ में करते हैं, तब वो क्या माना जाता है, एम्फेटिक माना जाता है। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, दबाव देना। जब सब्जेक्ट ये कहता है कि हाँ मैंने खुद ये काम किया है और ये बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ लगता है, तब इसका जो यूज है वो एम्फेटिक माना जाता है। लेकिन जब इसका यूज लास्ट में होता है तब इसको क्या माना जाता है, रिफ्लेक्सिव माना जाता है। ये हो गया अपना एम्फेटिक यूज। तो ये था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बारे में। अब आ जाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है वो क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें जिसके अंदर किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यष्टिवाचक बोलते हैं इसको। ईच, एवरी, each boy in the class was eligible for exam। ये क्या हो गया, व्यष्टिवाचक, प्रत्येक के लिए, प्रत्येकवाचक भी कह सकते हैं इसको। देन हम बात करें प्रोनाउन के यूज की। जैसे अगर किसी सेंटेंस में 3 प्रोनाउन इकट्ठे हों, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 3 1 का।
2 3 1 2 का मतलब हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में हमने देखा आई और वी, सेकंड में यू और थर्ड में दे, ही, सी, इट। तो जब ये इकट्ठे प्रयोग हो, जैसे एक सेंटेंस के अंदर वी भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, दे भी आ रहा है, तब हमें ये फॉर्मूला लागू करना होगा। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, उसके बाद में थर्ड पर्सन का और देन फर्स्ट पर्सन का। जैसे यू, ही एंड आई। were present in the class। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर दो का यूज आता है, मान लो दो पर्सन हो, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तब कौन सा फॉर्मूला, सीक्वेंस यही रहेगा, पहले दूसरा उसके बाद में तीसरा आएगा। ये नहीं कि सेकंड के बाद में फर्स्ट का यूज कर देंगे। और अगर ये दोनों आते हैं तो हम पहले थर्ड लगाएंगे फिर फर्स्ट लगाएंगे, सीक्वेंस इनकी यही रहती है। और अब इसी में देखिए दूसरा, जब बैड सेंस में हमें यूज करना हो, प्रोनाउन जो है, तीनों प्रोनाउन अगर इकट्ठे हो, हम पढ़ रहे थे कि फॉर्मूला जैसे 2 3 1 का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि जब तीनों प्रोनाउन इकट्ठे हों तो उसमें हम पहले सेकंड प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसके बाद में थर्ड का करते हैं और फिर फर्स्ट का करते हैं। इनकी सीक्वेंस है वो हमारी सही होनी चाहिए। जैसे यू, ही एंड आई वर प्रेजेंट देयर। तो इसमें हमने पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर इसमें ये आते हैं दोनों, तो हमारी सीक्वेंस यही रहेगी, पहले 2 और फिर थर्ड पर्सन। ये दोनों आते हैं तो भी पहले हम थर्ड लगाएंगे और फिर हम फर्स्ट लगाएंगे। इस प्रकार इनकी सीक्वेंस रहेगी गुड सेंस के अंदर। बाकी जो टॉपिक हमारा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जीटीजी क्लासेस में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।